हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। इस क्लास में हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से आइडेंटिटी करते हैं इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर HUF जो है उसकी 2 कैटेगरी हो सकती है। या तो कोई HUF रेजिडेंट हो सकता है या कोई HUF नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी HUF की रेजिडेंशियल स्टेटस को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर HUF का असेसमेंट पढ़ रहे हैं, उसका कर निर्धारण कैसे किया जाए उसको स्टडी कर रहे हैं। और हमेशा इनकम टैक्स एक्ट में कर को निर्धारित उसके निवासी स्थिति के आधार पर किया जाता है। अगर वो उस देश में निवासी है तो ही उस पे कर लगाया जाएगा, अदरवाइज उस पे कर नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस को हम स्टडी करें। तो सबसे पहले HUF जो है वो 2 कैटेगरी उसकी हो सकती है, या तो वो निवासी हो सकता है या वो अनिवासी हो सकता है। तो यहाँ पर निवासी वो किस केस में होगा, अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली कंप्लीटली या फिर पार्टली इन इंडिया में हो, मतलब पूर्ण रूप से HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से ही संचालित हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। इसके बाद अगर नॉन रेजिडेंट कब होगा, अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली या पार्टली आंशिक तौर पे आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया से बाहर से कंट्रोल हो रहा है, बाहर से ही मैनेजमेंट पॉलिसी बन रही है, तो यहाँ ये अनिवासी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या अभिप्राय है। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट से अभिप्राय ये है कि HUF के जो भी निर्णय है, किसी भी तरीके का जो प्रबंध है, वो अगर इंडिया के अंदर से ही संचालित हो रहा है तो यहाँ पर निवासी होगा, और अगर इंडिया से बाहर से संचालन हो रहा है तो उस केस में वो अनिवासी होगा। अब अगर कोई HUF रेजिडेंट हो जाता है तो यहाँ पर फिर से 2 केस आ जाते हैं। फर्स्ट केस जो है वो है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकता है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कब वो इसे साधारण निवासी कहेंगे और इसे असाधारण निवासी कहेंगे। तो किन किन स्थितियों में वो साधारण निवासी होगा और किन स्थितियों में वो असाधारण निवासी होगा। इसके लिए जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में एडिशनल कंडीशन दी गई है, उसमें 2 एडिशनल कंडीशन है जो इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल का असेसमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस एसेस करने के लिए जो है कंडीशन दी है। तो एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है कि मैनेजर मतलब कर्ता ऑफ HUF फैमिली, HUF का मैनेजर जो है वो
रेजिडेंट रहा हो इन इंडिया कितने टाइम, 2 इयर्स, 2 साल, आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स preceding that previous years। मतलब प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में से 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि एचयूएफ का मैनेजर मतलब कर्ता, इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, कर्ता रेजिडेंट रहा हो इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइम पीरियड के लिए, 730 डेज, 730 दिन, आउट ऑफ 7 previous years just preceding that previous year। मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी करता है एचयूएफ तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरी नहीं करता है तो वो असाधारण निवासी हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि एचयूएफ का कर्ता की रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, या तो वो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में से 2 साल इंडिया में रहा हो, या वो जस्ट प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में से 700 दिन कम से कम इंडिया में जो है रहा हो। तो यहाँ पर अगर ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एचयूएफ की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे जो है डिसाइड की जाती है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर एचयूएफ और फर्म में क्या क्या डिफरेंस हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बेसिस है मेंबर। एचयूएफ के जो मेंबर होते हैं उन्हें को पार्टनर कहा जाता है, और इन को पार्टनर के पास राइट होता है एचयूएफ का पार्टीशन करवाने का, एचयूएफ का बंटवारा करवा सकते हैं। लेकिन फर्म में जो भी मेंबर होते हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड बेसिस है वो है कि एचयूएफ पे कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर एचयूएफ में जो है उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप एक्ट के जितने प्रोविजन हैं वो पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद इंसॉल्वेंट मेंबर, अगर कोई मेंबर दिवालिया हो जाए तो क्या वो एचयूएफ का मेंबर बना रह सकता है? तो यहाँ पर चाहे एचयूएफ के मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई एक मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर, तो भी वो एचयूएफ के मेंबर बने रहेंगे, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि एचयूएफ जो है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बनता है, बाय बर्थ स्टेटस के आधार पर ही एचयूएफ का निर्माण होता है। इसके बाद जो फर्म है
क्या कोई मेंबर फर्म का या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या वो उस फर्म का पार्टनर बना रहेगा? यहाँ पर वो फर्म का पार्टनर नहीं बना रहेगा। इसके वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि क्या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या मेंबर की, यहाँ पार्टनर जो वर्ड है ये सही नहीं है, इसकी जगह मेंबर आना चाहिए। तो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो एचयूएफ पे कोई असर नहीं पड़ता है, एचयूएफ एज इट इज अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर किसी फर्म के मेंबर जिसे पार्टनर कहा जाएगा उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा और जो डेथ डिकेज जो पार्टनर है उसका हिसाब किताब जो है निपटाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या एचयूएफ में अकाउंट्स ऑफ बुक्स को चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का राइट होता है मेंबर के पास? तो यहाँ पर नो राइट, कोई राइट नहीं होता मेंबर के पास एचयूएफ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन का और उसे चेक करने का, क्योंकि सभी राइट जो हैं वो कर्ता के पास होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है छोड़ करके माइनर पार्टनर को, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, उनको जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इनकमिंग पार्टनर के रिगार्डिंग है कि क्या कोई पार्टनर मेंबर आना चाहता है एचयूएफ में तो यहाँ पर तो बाय बर्थ ही, जन्म से ही जो है वो मेंबर एचयूएफ का जो है मेंबर बन जाएगा, किसी तरीके की कोई सहमति की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई मेंबर आना चाहता है तो यहाँ पर अदर पार्टनर्स की जरूरत, कॉन्सेंट, सहमति लेने की जरूरत है। नेक्स्ट है डिपेंड्स, किस पे डिपेंड है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉलो करती है ऑल प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ में जितने भी नियम और सिद्धांत दिए हैं उन पे चलती है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप जो फर्म है वो एक पार्टनरशिप डीड बनाती है जिसमें सभी रूल रेगुलेशन उनको लिखा गया होता है, तो उस पार्टनरशिप डीड पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो लायबिलिटी से रिलेटेड है। एचयूएफ की जो लायबिलिटीज होगी यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड कितनी? जितनी एचयूएफ की प्रॉपर्टी है वहीं तक लिमिटेड होगी, जितनी एसेट है एचयूएफ के पास वहीं तक लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन जो फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब फर्म की प्रॉपर्टी से अगर लॉस को पूरा नहीं किया जा रहा तो यहाँ पर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो नंबर ऑफ मेंबर्स के रिगार्डिंग है कि कितने मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर्स की क्वांटिटी कितनी हो सकती है? तो नंबर ऑफ मेंबर्स तो यहाँ पर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया जन्म लेते ही एचयूएफ का मेंबर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम, मिनिमम 2 तो होंगे ही, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में एचयूएफ का रेजिडेंस कैसे डिसाइड करेंगे और एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए